Assalamu alaikum ji, this is Ehsan Sheikh. I welcome you all to the 22nd episode of Facebook Live Sessions. I hope you all must be fine. आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है वो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट सेशन इवन वो हमने आपको डिफरेंट लोगों से मिलवाया है और उसमें वी हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट फील्ड्स एंड ऑल एंड तो लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो जिसे कहते हैं कि शी इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी हु वर्क्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स या आप ये समझ लीजिए कि वो एक ऐसी खातून है मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने एक बहुत अच्छी सोच अपनी सोसाइटी को दी है और एक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ख्वाबे ईश्वर के नाम से ख्वाबे ईश्वर फाउंडेशन के नाम से दैट शी इज़ रनिंग सो हमारी सोसाइटी में हमें ये सुनने को बहुत मिलता है या आपने खुद भी नोट किया होगा कि हमें नेगेटिव साइड्स बहुत दिखाए जाते हैं यानी हमें ये बताया जाता है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव फाउंड सो फार या दीज आर द पीपल जिनको देख के हम डीमोटिवेट हो जाते हैं या आप लोग अपनी जब कोई भी सोशल मीडिया का पेज आप यूज़ कर रहे होते हैं व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग डाउन so you get to see a lot of videos, you get to see a lot of people, you get to see a lot of faces that really turn you off और आपको बड़ा आप डिमोटिवेशन क्रिएट हो जाती है आप ये सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये भी हो रहा है या हमारे मुल्क में ये भी हो रहा है तो बड़ा एक डिप्रेसिंग काइंड ऑफ सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट हो जाती है लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत अच्छी सोच रखते हैं और जो रियली जिसे कहते हैं दे रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस वो एक कुछ ना कुछ एडिशन करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर या उनकी एक सोच होती है और जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन हम सब बहुत अच्छा सोचते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे जो है हमारे कुल में सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग ही मिलती है पॉजिटिव भी बहुत लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन ऐसे जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं या जो एक बड़े पर्सपेक्टिव पर काम कर रहे हैं या जो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं खुद से ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है जो खासियत है वो ये है कि वो किसी चीज़ को देखते हैं सोचते हैं और फौरन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड यू नो तो वर्ड्स की अगर हम बात करें जुमलों की बात करें बातों की बात करें तो बातें तो बहुत हो जाती हैं लेकिन अमल जो है वो बहुत थोड़ा होता है so let's welcome सानिया नुमान टुडे सानिया वेलकम ऑन द बोर्ड बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि शी इज़ द president of Khwabe Kishore Foundation and she has been associated with social work since the age of 14 and she has made this foundation I think at the age of 17 and since the beginning अगर हम इनको देखें तो she has been a very compassionate girl और उसी बिहेवियर को ये आगे लेके चली हैं और तभी ये ख्वाब जो है वो पूरा हो सका है और इंशाल्लाह आगे भी मजीद परवान चढ़ेगा सानिया खैरियत से आप ठीक हैं मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं आई एम ऑल गुड सानिया बताइए कि हाउ डिड दिस ऑल बिगिन और कैसे आपका ये जो है ना आपके दिमाग में ये बात आई कि आप जो एक इस फाउंडेशन की तरफ आएंगी इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आएंगी और आपने ये स्टार्ट किया स्टार्ट तो सिंस द एज ऑफ 14 जब मैंने स्टार्ट किया था सोशल वर्क उस वक्त आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन एनजीओ आगे जाके सो व्हेन आई वाज 14 years old it actually started when I was in I guess grade 8 or grade 9 so तब ये होता था कि मेरे स्कूल में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो अपनी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते थे सो मैं नोट करती थी फिर मुझे कहीं से पता चलता था कि these are the students who cannot afford their fee so फिर मैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड से अपनी टीचर से इन सब से डोनेशंस कलेक्ट करके उनकी स्कूल की फी पे करती थी सो दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड फिर उसके बाद ग्रेड 9 और ग्रेड 10 में मैंने जब ये हम मेरी फैमिली ने इंटीरियर से हम गए थे घूमने ऑन फैमिली बजट सो तब मैंने नोट किया था बहुत सारे इंटीरियर में ऐसे लोग हैं टेंट्स में रहते हैं और उनके पास घर वगैरह नहीं है प्रॉपर सो फिर मैंने ग्रेड 9 और ग्रेड 10 में एक क्लोथ ड्राइव स्टार्ट की थी जिसमें मैं अपने स्कूल के क्लास फेलो से टीचर्स से और फ्रेंड्स से फैमिली से इन सबसे उनके यूज क्लोथ्स कलेक्ट करती थी फिर वो ड्राई क्लीन कराती थी मैं खुद उनको घर पे उसको प्रॉपर पैक वगैरह करती थी और फिर इंटीरियर से जाके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती थी सो ग्रेड 9 और ग्रेड ने ये किया फिर ग्रेड 11 में अगेन आई वाज थिंकिंग ऑफ द क्लोथ ड्राइव फिर मैंने सोचा कि how about I work on a greater level and I start an NGO फिर उससे ये होगा NGO होती है तो like लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ज़्यादा डोनेशन आती हैं फिर हम on a greater level काम करते हैं because आपके पास टीम होती है आपके पास सपोर्ट होता है and all that
तो तब मैंने सोचा था ग्रेड 11 में जब मेरा क्लोज ड्राइव हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर जब रमज़ान आई, रमज़ान में उस वक्त बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, लोगों के पास ठीक से खाना वगैरह नहीं होता था, पानी तो ऑब्वियसली लोगों को मसला होता है। तो फिर मैंने सोचा था बलूचिस्तान में एक राशन ड्राइव और एक वाटर ड्राइव करने का, जिसमें हमने राशन पैकेजेस और वाटर बॉटल्स भेजी थी। उस वक्त भी एनजीओ स्टार्ट नहीं हुई थी, वो रमज़ान में मैंने किया। तो उस वक्त मेरे पास इतनी डोनेशन आई थी कि मैंने 300 राशन पैकेज किए थे, एंड आई थॉट कि यार ये तो बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। उसके बाद फिर जब मैंने रमज़ान में ही वापस से एक और इस तरह की राशन ड्राइव वगैरह करनी थी, तब मैंने अपनी एक एनजीओ स्टार्ट की टू वर्क ऑन अ ग्रेटर लेवल। फिर रमज़ान में मैंने अपनी एनजीओ स्टार्ट की। रमज़ान में हमारे 5-6 प्रोजेक्ट्स हो गए थे। हमारे ईद ड्राइव हुई थी, हमने ईद के चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की थी, हमने ओल्ड होम्स और ऑर्फनेजेस में इफ्तार की थी, हमने ईद पार्टीज़ की थी ओल्ड होम और ऑर्फनेज में, हमने अपनी जूस ड्राइव की थी, इफ्तार ड्राइव की थी, हम लोगों को अपनी गाड़ी से ये इफ्तार बॉक्सेस देते थे। उस टाइम पे अराउंड हम 200 से 300 इफ्तार बॉक्सेस पर डे देते थे, और उसमें भी मुझे लगता था कि वाओ, आई एम वर्किंग ऑन सच अ ग्रेटर लेवल। उसके बाद फिर इस तरह एनजीओ का काम चलता गया, टीम बढ़ती गई, लोग आते गए सपोर्ट करने। लोगों ने देखा कि हाँ भाई, इनकी ऑथेंटिक है ये चीज़। हम अपना काम जब सोशल मीडिया पे दिखाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये ठीक काम हो रहा है, लोगों को काम पसंद आता है। कुछ लोग ट्रस्ट इतना आसानी से नहीं करते, तो वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चेक रखते हैं हर चीज़ पे, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती या किसी चीज़ पे वो होता है कि डाउट होता है, तो फिर वो हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, फिर मैं उनको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ अपना प्रोसेस। तो इस तरह लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट करते हैं और फिर काम चलता रहता है। तो अभी मैंने लास्ट ईयर 18 मई को स्टार्ट किया था, और इस साल 18 मई को हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो अब हमें 1 साल और 1 हो चुका है। सो आई गेस द जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग पार्ट लगता है, एज ए सेड, कि जब मैंने बलूचिस्तान में 300 राशन पैकेज पहुंचाए थे, आई थॉट वाओ, आई एम वर्किंग ऑन सच अ ग्रेटर लेवल। उसके बाद अभी जब हमारे कोविड की राशन ड्राइव चल रही है, हमने 5500 प्लस राशन पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और अब मुझे वो लास्ट ईयर वाला लगता है ये क्या था, ये तो बहुत कम था। सो वो मतलब वाली आप फीलिंग जितना आती है। आगे जा रहे हैं, जितना ज्यादा काम करते जा रही हैं, आपकी जो पूरी एनजीओ है जितना कर रही है, उतना अब कम लगने लग गया है कि मतलब हम तो इतना कर चुके थे, और एक और मजीद जिसे कहते हैं ना कि एक और टारगेट आ जाता है सामने कि अब तो, यानी आपने खुद बताया कि 300-200 बैग से फिर उससे अब 5000 पे आप आ गई। मतलब जितना आप आगे जा रहे हैं उतना जो पिछला काम लगता है वो छोटा लगने लगता है कि ये तो हो चुका है, अब ये भी हो गया है। तो मतलब अब मुझे बताएं कि फ्यूचर में कहाँ जाना चाह रही हैं आप, यानी कि वेयर डू यू सी दिस एनजीओ इन फ्यूचर? क्या आपको लगता है, क्या प्लानिंग है मजीद आगे उसको आगे बढ़ाने की? फ्यूचर में आई एम प्लानिंग टू वर्क ऑन अ वेरी ग्रेटर लेवल। जिस तरह हम देखते हैं ईदी फाउंडेशन को देखते हैं, हम सैलानी को देखते हैं, हम अभी जेडीसी को देख रहे हैं। सो आई वोंट से कि मुझे उनकी टक्कर पे आना है या फिर आई एम ट्राइंग टू चैलेंज देम और समथिंग, लेकिन मेरी इंस्पिरेशन हमेशा वही है। और हमेशा से आई गेस पाकिस्तान में हर किसी सोशल वर्कर की जो इंस्पिरेशन है वो अब्दुल सत्तार ईदी ही होते हैं। सो मेरी भी इंस्पिरेशन वही है, और मुझे भी उन्हीं की तरह काम करना है कि जिस तरह वो ईदी फाउंडेशन को आगे 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 लेकर गया, और आज उसके पास दुनिया की सबसे बिगेस्ट जो एम्बुलेंस सर्विस है वो ईदी फाउंडेशन की है। तो बिल्कुल। अब मुझे आगे जाके, एज आई सी इट, आई आई वांट टू वर्क जिस तरह ये सारी बड़ी एनजीओज ने काम किया, जिस तरह जेडीसी, ईदी, सैलानी, इन सब ने काम किया। दैट्स माय इंस्पिरेशन एंड दैट्स माय टारगेट, एंड आई होप आई एम एबल टू अचीव इट। बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है मेरे टारगेट आगे बढ़ता जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑलवेज एबल टू अचीव माई टारगेट, बिकॉज मेरे पास फैमिली की सपोर्ट है, मेरे पास फ्रेंड्स की सपोर्ट है, मेरे पास डोनर्स की सपोर्ट है, लोगों का हमारा काम ऑथेंटिक लगता है, हमारे पेज पर उनको सारा काम नजर आता है, हमें डोनेशंस देते हैं। सो आई गेस आज तक कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है, कोई भी ऐसी ड्राइव या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसका मैंने सोचा हो कि ये करना है, उसके लिए मैंने डोनेशंस कलेक्ट करना शुरू किया और उसके मेरे पास डोनेशन नहीं आई हूँ। हमेशा टारगेट अचीव हो जाता है। लास्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट की थी तो हमने ईद ड्राइव की थी, हमने रमज़ान में स्टार्ट की थी, तो रमज़ान के लिए हमने ईद ड्राइव की थी। हमने लोगों को ईद के कपड़े, शीर खुरमा, पूरा ईद का एक पैकेज डिस्ट्रीब्यूट किया था, जूरी वगैरह इंक्लूडेड। तो तब हमने आई गेस अराउंड 500 ईद पैकेजेस दिए थे, और तब मुझे वो हो रहा था कि अब इससे ज्यादा आगे क्या हो सकता है। उस वक्त आई वाज थिंकिंग कि यार 500 ईद पैकेजेस, हमने अभी एनजीओ को स्टार्ट हुए हुए थोड़े दिन हुए हैं, हमने 500 ईद पैकेजेस दे दिए, अब इससे ज्यादा क्या होगा, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग।
इस बार हमने ईद बाजार लगाई, एक प्रॉपर लाइक अ बाजार, जिस तरह हम कोई भी नॉर्मल ईद शॉपिंग करने जाते हैं तो इट्स पूरी बाजार होती है, उस तरह से था। एंड वी केटेड 2500 प्लस फैमिलीज जो पूरे ऑल ओवर कराची में जितने भी स्लम्स थे, हमने उनको इनवाइट किया था, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ की थी। हमने प्रेफर उन लोगों को किया था जिनकी जॉब चली गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी जॉब चली गई, वो अपनी फैमिली को सही से खिला पिला नहीं पा रहे होंगे, वो तो हमने राशन पैकेज दे दिए थे, लेकिन ईद के लिए उनको अच्छी चीज़ें चाहिए होंगी एंड ऑल दैट। और फिर उन फैमिली इसको क्या था जो बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रिविलेज थी, मतलब उन्होंने सालों में, हो सकता है पूरी ज़िंदगी में कभी भी नए कपड़े लिए ही नहीं हो, ईद के लिए शायद भी नहीं लिया, उन्होंने दूसरों के यूज्ड कपड़े लिए हों। वो उस तरह की फैमिलीज थी, कुछ ऐसी थी जिनके पास कपड़े भी नहीं होते। सो हमने उन तरह की फैमिलीज को इनवाइट किया था एंड वी केटेड 2500 प्लस फैमिलीज अपनी ईद बाजार में। सो अब आई थिंक कि लास्ट ईयर जब मैं ईद पैकेजेस दे रही थी 500, आई वाज थिंकिंग अब इससे ज़्यादा आई एम थिंकिंग अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। सो लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई टारगेट्स एंड आई ट्राई टू अचीव देम, एंड हमारी नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला सपोर्ट कर देते हैं, किसी को वसीला बना देते हैं। एंड सो लाइक हम इंसान सिर्फ नियत कर सकते हैं, आगे सब अल्लाह ताला सब अरेंज करा देते हैं। तो आई ट्राई टू मेक माई टारगेट्स एंड हमेशा अचीव हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। अच्छा, एक बात ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि बाजार, ये एक काइंड ऑफ अ बाजार आपने लगाया था जिसमें फैमिलीज वर इनवाइटेड एंड देन दे हैड दिस लिबर्टी कि वो जो है उनको जो पसंद आ रहा है वो ले सकते हैं, इस तरीके से आपने पूरा। तो इज इट लाइक अ टीम? ऑब्वियसली आपके साथ एक टीम होगी जो काम कर रही है, तो उस टीम के अंदर कौन लोग हैं? आर दे योर ओन फ्रेंड्स और इज इट लाइक कि कैसे आपने उसको प्लान किया, कैसे वर्क फोर्स आपको कहाँ से मिली? वर्कफोर्स मैंने अभी कॉलेज में पढ़ा है, सो कॉलेज के ही यूजुअली फ्रेंड्स हैं टीम में, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे कजन्स वगैरह हैं, इस तरह होते हैं। लेकिन शुरू में हम इस तरह था, अभी जिस तरह हम राशन ड्राइव कर रहे हैं, ईद बाजार कर रहे हैं, तो ये हम और दूसरी बड़ी एनजीओज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। एक तो ये कि मुझे सीखने को मिलता है जब वो लोग अपना पूरा सही से प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, एक पूरा सिस्टमैटिक उनका काम चल रहा होता है, तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है। मेरे ख्याल में जब भी मैंने किसी एनजीओ के साथ कोलैबोरेट किया ना, मैं खुद अपने आप मैंने ग्रूम होते हुए देखा है, बिकॉज आई लर्न कि ये कैसे काम कर रहे हैं, इनका टीम वर्क कैसे एंड ऑल दैट। सो मेरी जो टीम है उसमें 20 ईयर्स से ज़्यादा बड़ा तो कोई भी नहीं होगा, हम सारी टीम मेंबर्स हम से यंगर हैं। मैं खुद अभी 18 ईयर्स की हुई हूँ अप्रैल में, सो टीम है वो अंडर 20 है। लेकिन हमने जो दूसरी साथ कोलैबोरेट किया है वो फिर बड़ी एनजीओज होती हैं, उनमें वो लोग बड़े होते हैं, उन्होंने उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उससे मुझे बहुत सीखने को मिलता है। एंड अभी हमने ईद बाजार जो की थी वो भी एक और एनजीओ के साथ की थी, एफएफपी है उसका नाम, उसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं अब्दुल्ला एहसान सैयद। उनसे मैंने बहुत सीखने को, वो अपने आप को, उनकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी हैं। हमने राशन ड्राइव में भी उनके साथ थोड़ा सा काम किया था। हमने राशन ड्राइव बहुत ज़्यादा फेजेस में किया था। हमने कराची में पहले किया किसी के साथ, फिर हमने इंटीरियर सिंध में किसी और के साथ किया, फिर बलूचिस्तान में किसी और के साथ किया, फिर खैबर पख्तूनख्वा में किसी और के साथ किया। तो इस तरह जहाँ पर जिसकी एक होता है ग्रिप होती है, या जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा उस जगह को जानता है, वहाँ पे जानता है कि कौन से एरियाज में देना है नॉलेज, तो हम कोशिश उन लोगों के साथ करें, बिकॉज हमें अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन से एरिया में किस घर को ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों को होती है, बिकॉज वो लोग उसी एरिया काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह तो एफएफपी के जो हमने ईद बाजार की और राशन ड्राइव की थोड़ी सी, वो हमने की एफएफपी के साथ। तो उसमें जो अब्दुल्ला एहसान सैयद हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनके साथ काम करके अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम होते हुए देखा, अपने अंदर मैंने लीडरशिप स्किल्स में थोड़े से चेंजेस नोटिस किए कि अब मुझे लोगों के साथ सही से डील करना आ गया है। उसके अलावा हमने अपना जो लास्ट ईयर मेडिकल कैंप किया था वो भी हमने बड़े स्केल पे किया था। वी केटेड 500 प्लस फैमिलीज, उसमें हमने उनका ब्लड प्रेशर टेस्ट, शुगर टेस्ट, हेपेटाइटिस टेस्ट। राइट, आपने मेडिकल कैंप भी किया यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में? और वो और हमने किया था, तो बिकॉज ऑब्वियसली उस वक्त तो मेरे पास इतनी प्रॉपर टीम वगैरह भी नहीं थी, सो हमें मेडिकल काम के लिए भी हमने सलानी के साथ काम किया। सो सलानी की जो टीम थी उन्होंने जिस तरह अपनी पूरे टीम वर्क वगैरह सब किया, अपना सारा सिस्टमैटिक काम किया, मैंने उस मेडिकल कैंप के बाद अपने आप को अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस नोटिस किया। अब मुझे पता था हाउ एग्जैक्टली टू रन एन एनजीओ। राइट, राइट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स अपनी टीम से। सानिया, ये बताएं कि मैं आपने जैसे शुरू में कहा कि व्हेन यू वर
आई थिंक इन 7th क्लास और 8th क्लास, सो यू हैड दिस हैबिट कि आप जो है वो कोशिश करते थी कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है, somebody doesn't have money to pay the fees, then you used to help out. तो आप करते, तो ये जो एक सोच थी, this kind of thinking, this kind of एहसास that we call, तो ये आप में कहाँ से आया? Who taught you that thing? Who told you that thing? You were brought up in that kind of environment. Your parents were like that. Definitely they must be like that. But I really want you to put light on that factor. क्योंकि देखिए 8-9 का जो बच्चा होता है ना, नॉर्मली वो ज्यादातर तो अपने बारे में सोच रहा होता है कि मैंने जाना है, मुझे स्कूल जाना है, I have to go to school, I have to go to university or college or whatsoever, and I have to have my own life, my own priorities are there, my own friends are there. तो इतना टाइम मतलब नहीं दे पाता वो बच्चा, इतना नहीं सोच पाता. So you had that kind of a deep thinking. Where did you get it from? My grandmother, जो है ख्वाब किश्वर फाउंडेशन, किश्वर is actually my grandmother's name. All उनका right, नाम है all right. किश्वर रिजवान. वो हमेशा से सोशल रही हैं, तो उन्होंने हमेशा सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया है. उन्होंने एक स्कूल बनाया है उजाला सेंटर के, पेरेंट्स वॉइस एसोसिएशन, उनकी एक सारे फ्रेंड्स ने मिलकर स्टार्ट किया था. उनका एक प्रोजेक्ट था उजाला सेंटर, विच इज़ फॉर चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम. सारे जो मेंटली अनस्टेबल बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, एक एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर देम. तो मेरी ग्रैंड मदर ने वो बनाया था अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलके. तो उन्होंने उजाला स्टार्ट किया. उसके बाद उन्होंने और काफ़ी सारे सोशल वर्क वाले काम किए. वो अपने सराउंडिंग में देखती थी कि किसको ज़रूरत है, वो उसको हेल्प करती थी. एंड शी हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू बी देयर फॉर पीपल. तो ग्रोइंग अप विद हर मुझे उन्होंने ही पाला है. लाइक मैं हमेशा उन्हीं के साथ रहती थी. हमेशा मुझे होता था मुझे अपनी नानी के घर नाइट स्टे करने जाना है, नानी के पास रुकने जाना है, and all that. Quite attached with her. Yes. So मुझे फिजिकल अफेक्शन बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैं हमेशा उनके साथ ही रहती थी. तो मैंने उनको देखा था और उनसे देख के मैंने सीखा. एंड फिर मुझे ये था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में जिस इंसान ने मुझे इतना ज़्यादा सिखाया और मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, मुझे उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ देना है और उसके ज़िंदा होते हुए उसको कुछ देना है. तो मैंने उनके नाम पर की ख्वाब किशोर फाउंडेशन, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी. We can say that she was the inspiration. She has been the inspiration for you. Yes. All right, all right. अच्छा सानिया, ये बताएं कि you said you started out from 7 or 8 class, you had this idea, and now you have this NGO, you're running this organization, you're the president of it, you are controlling everything. So definitely you have learned a lot. आपने बहुत सीखा. जाहिर है जब बंदा कोई जिम्मेदारी लेता है, when you have taken some kind of responsibility of anything, so you become more responsible, you become more careful, you become more, आपका एक exposure बढ़ जाता है आपको, और वक्त से पहले आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, और वो तो आप में आती जाती हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आ जाते हैं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स. एंड आपने जैसे मेंशन किया, यू ऑलरेडी वर्क विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, विद आप जेडीसी, विद सैलानी, सो आपको बड़ी सीख मिलती है. लेकिन इस सब के लिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, पहले इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि वक्त की बड़ी जरूरत होती है. यू रियली नीड टाइम, एंड यू आर अ स्टूडेंट टू, सो द पीपल हु आर वर्किंग विद यू, दे आर स्टूडेंट्स टू. सो हाउ डिड यू गाइस मैनेज to do this work which is very huge, and then at the same time you will do? अपनी जो टीम है, मैंने हमेशा से फ्रॉम डे वन और आज भी मैंने अपनी टीम को हमेशा ये बोला है, जब भी उनको कोई टास्क वगैरह दिया, मैंने हमेशा बोला अगर तुम अपनी पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना. लाइक पढ़ाई को पहले तुम अपना वो प्रायोरिटी दो. उसके बाद अगर तुम्हें फ्री टाइम मिले तो फिर तुम्हें मैं ये टास्क दे रही हूँ, ये कर लेना. अगर तुम्हें लग रहा है इससे तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट होगी तो प्लीज़ ये नहीं करना. मतलब कभी कभी हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका नाम है उमैमा उमर. सो हमारी जो यूजुअली साइन वगैरह वो सब वही करती हैं. वो यूनिवर्सिटी में है तो उनके एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं. जब भी मैंने उनको किसी भी चीज़ का ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह कुछ भी टास्क वगैरह दिया इस तरह का, मैंने हमेशा उनको ये बोला कि उमैमा, अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं या अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको असाइनमेंट्स देना है, आपकी क्लास चल रही है, तो प्लीज़ आप पहले उसको देख लो. अगर आपको टाइम मिले रात के वक्त, अगर आप कर सकते हो तो फिर आप करो. अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, ताकि फिर मैं किसी और को दूँ. और जब हमारी टीम बन रही थी, जब ख्वाब किशोर स्टार्ट हुई थी और हमारी उस वक्त टीम बन रही थी, मैंने हमेशा उन सबको भी यही कहा था कि आप लोग सिर्फ उस वक्त पार्टिसिपेट करना है, सिर्फ उस वक्त मुझसे पूछना कि सनिया कोई काम है या नहीं, जब आप अपनी पढ़ाई का आपने जो अपनी पढ़ाई को टाइम देना है वो आपने दे दिया हो. मतलब अपनी पढ़ाई को साइड पे नहीं रखना. नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है, बिकॉज ऑब्वियसली
ऑब्वियसली अभी हम सब अंडर 20 हैं, अभी हम जो भी पढ़ेंगे आगे जाके वो हमारा पूरा करियर बनेगा, हमें जी उसी की डिग्री बनेगी, फिर उसी की जॉब मिलेगी। तो मैंने हमेशा उनको ये बोला अपनी इस वक्त पढ़ाई को प्रायोरिटी दो, ख्वाब किश्वर का जो काम है वो कोई भी कर देगा, मैं किसी अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं मैं किसी और को वाला टास्क दे दूंगी, पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी दो। तो मैंने हमेशा उन लोग को यही बोला है। अच्छा अच्छा। तो एक बात ही बताना सानिया कि मैं जैसे आपने खुद ये कहा कि मुझे बड़ी लर्निंग हुई है एंड आई रियली ग्रूम्ड एंड आई आई माई सेल्फ हैव यू हैव बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी नाउ। यानी कि अगर आप जब आप मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जब आप कोई जिम्मेदारी उठाते हैं या आप दूसरों के बारे में सोचते हैं या कोई एक बड़ा आप काम करने का इरादा जब रखते हैं तो खुदा भी आपकी मदद कर रहा होता है, प्लस आपकी खुद भी ग्रूमिंग हो रही होती है, सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं। सो इफ़ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ with the previous Sania that you were. So what is the main difference you have noticed so far? Okay, this is the main difference that I have noted. This is how I was. This is how I am now. You know. So what is that? अपनी मेच्योरिटी मैंने नोटिस किया उस वक्त। ऑब्वियसली व्हेन आई वाज अ किड, अभी भी मैं कभी कभी जब बैठी हुई होती हूँ मैं ये सोच रही होती हूँ बचपन में मैंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन मेरी एनजीओ होगी और एक दिन मैं इतने बड़े स्केल पे काम कर रही हूँ। कभी कभी मैं बैठी सोच रही होती हूँ। सो मैंने अपनी मेच्योरिटी में डिफरेंस देखा है। उस वक्त मैं बचपन में ऑब्वियसली काफ़ी इमेच्योर थी, अभी मैंने अपनी पर्सनालिटी को चेंज होते हुए देखा है। मैंने देखा है कि लोग किस हालात में रहते हैं, अंदर अंदर के एरियाज में जाके हमने देखा है कि लोगों के लिविंग कंडीशंस कितनी ख़राब हैं। सो मैंने अब नोटिस किया है कि अब मैं थोड़ी सी मेच्योर हो गई हूँ। और ऑब्वियसली जब सोशल वर्क करे तो इतने सारे लोगों से आपका काम होता है, इतने सारे लोगों से आपकी बातचीत होती है, मुलाकात होती है। सो मैंने लोगों के बारे में बहुत सीखा है कि लोगों से किस तरह डील करना है। डिसीजन मेकिंग मेरी मैंने नोटिस किया है। अपनी मेच्योरिटी मैंने देखी है, बचपन में कितनी मेच्योर थी और अब मैं कितनी मेच्योर हो गई हूँ। उसके अलावा अगर मैंने नोटिस किया, मैं अब मेरे ख्याल में मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फलेस हो गई हूँ। बचपन में ऑब्वियसली सारे बच्चों को होता है कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, हमें जी बर्गर जी खाना जी। होता है। हाँ। तो आई वाज अ बर्गर फैन, तो मुझे बचपन में हर वक्त फ्रेंच फ्राइज, बर्गर ये सब खाना होता था। अब अगर मुझे मंगवाना होता है, अपने लिए कुछ भी ऑर्डर करना होता है, फैमिली के साथ बाहर जाना होता है, तो मैं दिमाग में सोच रही थी अगर मैं वो बर्गर मंगवाऊँ या अगर मैं बाहर जाके खाना खाऊँ, इट्स गोइंग टू बी सो एक्सपेंसिव। मैं उस पैसों में कितने सारे फैमिली को पूरे महीने का राशन दे सकती हूँ। तो बाहर से इतना नहीं खाती मैं। आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं घर का खाना प्रायोरिटी खाऊँ। चेंज या बिकॉज मैंने ये नोटिस किया कि अगर मैं बाहर का खाऊं, एक मील होगी वो इतनी महंगी होगी जिसमें मैं उस कितनी सारी फैमिलीज का एक महीने का राशन कर ट्रू। सकती हूँ। तो मैंने अपने अंदर सेल्फनेस नोटिस की है कि अपनी ख्वाहिशात के ऊपर मैंने हमेशा प्रेफर किया है कि मैं किसी फैमिली की हेल्प कर दूँ, किसी ज़रूरतमंद फैमिली की हेल्प कर दूँ। अगर मुझे जिस तरह कभी भी फैमिली के साथ बाहर जाके जूस वगैरह पीना हो तो फिर मैं सोचती हूँ यार रोड पे इतने सारे लोग होते हैं, पूरा दिन सारे पुलिस ऑफिसर्स रोड पे खड़े होते हैं या स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं। अगर मैं अपना वो महंगा वाला जूस छोड़ दूँ और घर पे कुछ बना के पी लूँ या पानी पी लूँ, उस पैसे से मैं कितने सारे लोगों को जूस की बॉटल्स दे सकती हूँ। वो इतने पूरा दिन गर्मी में खड़े होते हैं, उनको एक रिफ्रेशिंग बेवरेज मिल जाएगा। सो सेल्फनेसनेस मैंने अपने अंदर नोटिस की है और अपने अंदर मेच्योरिटी नोटिस की है कि अब मैं अच्छा काफ़ी खालिद बताएं कि हाउ मतलब टेल अस अबाउट द टाइम कि व्हेन यू वेंट ओवर देयर टू हेल्प पीपल एंड यू डिड दिस आपने जो अपनी ये रमजान के अंदर जो काम किया, यू गैव द पैकेट्स, यू गैव दैट अफ्तारी टू द पीपल आउट देयर। सो हाउ वाज द फीलिंग दैट टाइम when somebody came towards you and you gave that, when you're helping out someone? अगर हम किसी को ये हेल्प आउट भी कर देते हैं ना कि किसी को मुस्कुराहट देते हैं उसके चेहरे पे, अगर हम कोई खुशी दे देते हैं, दैट इटर्नल खुशी इफ वी प्रोवाइड टू समवन, तो एक सेंस ऑफ एक सेटिस्फेक्शन आती है अंदर से। सो हाउ वाज योर फीलिंग दैट टाइम? क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रही हैं हर तमाम चीज़ों को, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस एहसास को भी आप डिफाइन करें दैट यू हैड दैट टाइम व्हेन यू हेल्प समवन। सो हाउ वाज दैट फीलिंग? जिंदगी में आपको कभी भी किसी चीज में सुकून नहीं मिल सकता। आप जिस तरह जितने भी आप अमीर हो, आपके पैसे से आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपने जिंदगी में जो भी चीजें कर ली उससे आपको इतना सुकून नहीं मिलेगा जितना आपको सोशल वर्क करने से मिलेगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुकून नोटिस किया जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखूं। मैंने नोटिस किया कि उनकी जिंदगी में एक बेचैनी सी होती है। मतलब उनके पास बहुत पैसा होगा, बहुत अचीवमेंट्स होंगी, लेकिन उनके पास वो सुकून नहीं होगा जो मेरे पास है। बिकॉज मैंने लोगों को
जिस तरह मैंने बताया कि जब मैं ग्रेड 8 ग्रेड 9 में थी तो मैंने नोटिस किया था इंटीरियर से जाके कि लोग इतनी गुर्बत में रहते हैं और टेंट्स में रहते हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते। मैंने अपने कपड़ों को हमेशा वो किया है कि यार ये कपड़ा अच्छा नहीं है, और मेरी पूरी कबर्ड भरी हो गई एंड आई विल बी लाइक यार मेरे पास कपड़े नहीं है। अब नहीं, लेकिन पहले। तो मैंने ये देखा है कि हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो जब मैंने जाके उस फैमिली को पूरा प्रॉपर पैक्ड क्लोथ्स दिए, नए कपड़े दिए या यूज्ड कपड़े दिए, सो जब मैंने उस फैमिली को जाके वो कपड़े दिए, उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। वो बच्चे बहुत खुश थे, वो बच्चे उछल रहे थे, वो अपनी अम्मी को जाके दिखा रहे थे। अम्मी अब्बू के शक्ल में इतनी खुशी थी कि हमारे बच्चे के पास नए कपड़े आए हैं। सो आई कैन नॉट डिफाइन इट इन वर्ड्स। उस वक्त उनको देख के जो मुझे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हुई थी, एक सुकून हुआ था, आई कैन नॉट डिफाइन इट इन वर्ड्स। मतलब मुझे ये था कि हो सकता है मैं कभी भी सोशल वर्क की फील्ड में नहीं आती तो मुझे ज़िंदगी में कभी इतना सुकून नहीं मिलता। मैं ज़िंदगी में हमेशा अपनी सारी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करती। मैं अपने कपड़ों को, अपने खाने को, हर चीज़ को अंडर एस्टिमेट करती। अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उस बच्चे को जब मैंने कपड़े दिए, उसके चेहरे पे जो खुशी है वो उछल रहा है, अपनी बहुत ज़्यादा खुशी अपनी एक्सप्रेस कर रहा है। तो अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जाके उसको वो दूँ और उसकी खुशी देखूँ। सो ये सेल्फ एक हकीकत है सेटिस्फैक्शन। कि जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं तो आप में एक इज़हार तशक्कुर बढ़ जाता है। आप शुक्र की तरफ आ जाते हैं क्योंकि इंसान के बारे में कहा गया है ना कि इंसान तो है ही नाशुक्र। वी आर द काइंड ऑफ पीपल हू डू नॉट से थैंक यू टू इवन टू द इंडिविजुअल्स। हम तो खुदा का ही शुक्र अदा नहीं करते, तो बंदों का क्या करेंगे? तो पॉइंट में इज़ कि बहुत करते हैं। या सो मतलब इट्स वेरी ट्रू कि आपको एक जब आप दूसरे की मदद करते हैं, जब आप दूसरे का सोचते हैं, तो आपको जो एक इटर्नल एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज प्राइसलेस। और मेरे ख्याल है वही आपका रिवॉर्ड होता है, वही आपका इनाम होता है। अच्छा, हाउ हैज और बीन द फीडबैक टुवर्ड्स यू? जी जी बोलें। सोशल वर्क सोशल वर्क में आके हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड बहुत आ या जाता है, बिकॉज हम देखा होता है कि जब हम उस फैमिली को हेल्प कर रहे हैं, उसकी क्या खुशी है, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, हमने कभी उसका शुक्र अदा नहीं किया। एक ग्रैटिट्यूड, अल्लाह ने हमें इतना ज्यादा दिया और हमें इस काबिल बनाया कि हम दूसरों की मदद करें। ग्रैटिट्यूड बहुत आ जाता है। अभी जब हमारी ईद बाजार थी, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग ख्वाब किशोर के अभी जितने भी आज तक प्रोजेक्ट्स हुए हैं ना, इस एक साल एक महीने में, जी जी। सबसे ज्यादा जो मुझे पता है वो हमारा ईद बाजार आया है। बिकॉज ईद बाजार में हमने उन फैमिलीज को बुलाया था जिन्होंने जिंदगी कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं लिए होंगे, जिन्होंने जिंदगी में कभी ईद पे नए कपड़े नहीं पहने होंगे। हमने उन फैमिलीज को इनवाइट किया था। तो जब वो फैमिलीज आई, उन छोटे छोटे बच्चे थे सारे, वो जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, दे हमने प्रॉपर स्टॉल्स लगाए हुए थे। कपड़ों का स्टॉल था, ज्वेलरी का स्टॉल था, जूतों का स्टॉल था, मेहंदी वगैरह हर चीज का स्टॉल था, ठीक, कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब थे। तो जब वो बच्चे आके अपने लिए खुद चूज कर रहे थे, अपने इतनी पसंद से अपने चप्पल ले रहे थे, अपने जूते चूज कर रहे थे, अपने कपड़े खुद अम्मी को बोल रहे थे खोल खोल के दिखाओ, उसमें सारे डिजाइन, अपना कलर, सब कुछ खुद चूज कर रहे थे। फिर जब वो जा रहे थे, उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, उनकी खुशी देख के ना, that feeling is out of the world. That was my best project के वो ख्वाब किशोर ने अभी तक जो भी प्रोजेक्ट्स किए ना, that was my most favorite one. उस वक्त हम खुद उन बच्चों की, उन पेरेंट्स की, उनकी खुशी देख सकते हैं। So वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। So एंड हाउ मतलब हैज जब बीन द हम एक्सपीरियंस फॉर यू इन कोविड-19? इफ आई हम्म, मतलब इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर, पैंडेमिक आपको पता है कैसे हालात रहे, और वी हैव दिस कोविड-19 एंड आल्सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू टू गो आउट एंड हेल्प पीपल? एंड क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक बड़ा एक मुश्किल अभी टाइम चल रहा है। हाउ डू यू सी दिस ऑल स्टफ? कोविड की वजह से बहुत, आई गेस अमीर लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ा होगा, उनका बिजनेस बंद भी हो जाए ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका बैंक बैलेंस इतना होगा। लेकिन जो गरीब डेली वेजेस होते हैं, जो रोज जो काम करते हैं, उसी का जी। कमा के फिर रात का खाना घर में बनाते हैं। तो जब उनका काम रुक गया, लॉकडाउन हो गया था, लोग अपने घर में इतना डेली वेजर्स को बुला नहीं रहे थे, लोग इतना शुरू शुरू में घर से निकल नहीं रहे थे, तो जो डेली वेजर्स थे उनकी फैमिली पर बहुत इफेक्ट हुआ था। उनके पास कुछ खाने का नहीं था। जी। लाइक अगर जो रोज कमा रहे हैं उसी से उनके घर का रात का खाना बन रहा है, तो अगर वो एक दिन उन्होंने कुछ नहीं कमाया, जस्ट इमेजिन उन पर क्या गुजर रही होगी कि हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे, हमारे बच्चे भूखे सोएंगे, हमने आज तक कुछ भी नहीं कमाया। सो गरीब लोगों पे कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा
उनका इफेक्ट पड़ा था, कुछ लोगों की जॉब वगैरह चली गई थी, तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या हम क्या करेंगे, अपने बीवी बच्चों को कैसे खिलाएंगे। सो उनको जब हमने फिर अपनी राशन ड्राइव स्टार्ट की थी कि ऑब्वियसली लोगों के पास खाने का, तो हमने 5500 प्लस राशन बैग्स दिए। पहले हमने मार्च में कराची में किया था, तो कराची के जितने थे उसमें हमने 3000 फैमिलीज को राशन बैग दिए, और उस वक्त मुझे लगा था कि ठीक है, हो गया, दैट्स ऑल। उसके बाद जब मैंने देखा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, आई वाज लाइक अब तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अब तो आगे बढ़ बढ़ के काम करना है। तो फिर मैंने देखा कि इंटीरियर सिंध में कौन से एरियाज़ हैं, कौन इफेक्ट हुआ है, इंटीरियर सिंध में कौन सी एनजीओ जो अंदर अंदर जाके एक एक घर को जाके देगी, मैंने वो देखा। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी फैमिलीज इफेक्ट हुई हैं, कौन से एरियाज़ में डेली वेजर्स थे, उन वहाँ पर देखा कौन सी एनजीओ जो अंदर जाके काम करेगी, एक एक घर को वो जानती है कि इस फैमिली को देने और बलूचिस्तान में भी यही हुआ था। तो हमने फिर इस तरह अपनी राशन ड्राइव की। उसके बाद फिर हमने देखा कि डॉक्टर्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर्स के पास पीपीई किट्स नहीं है और वो फ्रंट लाइन पे जाके काम कर रहे हैं, और डॉक्टर्स को कोविड लग रहा था एंड दे वर डाइंग ऑफ इट बिकॉज उनके पीपीई किट्स नहीं थे प्रॉपर। तो फिर हमने अपनी पीपीई ड्राइव स्टार्ट की, जिसमें हमने पहले हमने कराची में सारे जो गवर्नमेंट और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स थे उनके डॉक्टर्स को पीपीई किट्स दी। उसके अलावा हमने इंटीरियर सिंध में नहीं सॉरी सिंध में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को पीपीई किट्स प्रोवाइड किया। सो हमने पीपी 2 पीपी किट्स दिया, which includes the gown, mask, gloves, everything, the entire kit. फिर उसके बाद हमने अपना इफ्तार ड्राइव स्टार्ट की। इफ्तार ड्राइव हमने पहले सोचा था कि हम रोड पे जो लोग हैं उनको देंगे। उसके बाद फिर हमने एक दिन सोचा कि हम एक एरिया में जाके देते हैं, तो हमने देखा कौन से एरिया में जाना चाहिए। फिर हम गए थे नीलम कॉलोनी और शाह रसूल कॉलोनी, और वहाँ पर लोगों के इतने थे, वहाँ पर एक कमरे का घर है उनके पास, और पर्दे, उनके घर में दरवाजा नहीं है, उन्होंने पर्दे लगाए हुए हैं, और एक कमरे के घर में पूरी पूरी फैमिली सही, इतने बुरे हालात थे। फिर आई वाज लाइक यार, अब तो सारी जो पूरी रमजान में एक भी दिन नहीं होना चाहिए जो इस नीलम कॉलोनी और शाह कॉलोनी के घरों को हम खाना ना दें। उनके अगर एक कमरे का उसमें पूरी फैमिली रह रही है और दरवाजा नहीं है, उन्होंने चादर लटकाई हुई है, तो उनकी क्या हालात होंगे। सो फिर हमने पूरी सानिया, रमजान में ये बताएं, एक बात मैं जरूर हाँ पूछूंगा कि आपने तमाम चीजें की, it's very big achievement I believe, and I really wish you the best of luck for the work that you are doing in your future too. लेकिन what have if I ask you this question कि what has been the biggest challenge for you, मतलब कहीं ऐसा लगा कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, या ये मैंने ये स्टार्ट तो कर दिया है बट इट इज ह्यूज, यू नो, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, या होता है ना कभी कभार आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या व्हेन यू स्टार्ट समथिंग सो इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, और समटाइम्स यू जस्ट से कि मतलब कहीं ऐसा लगा आपको कि बस ठीक है, हो गया, इतना मैंने करना था, या मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ, या फिर पढ़ाई भी है, फैमिली भी है, मैनेज भी करना है, कहीं ऐसा कुछ लगा, या यू वर लाइक स्मूथली गोइंग? पहले तो इट वाज स्मूथली गोइंग। उसके बाद जब कोविड में हमने राशन ड्राइव की है, जी तो उस वक्त मुझे लगा था कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। हम अंदर अंदर के एरियाज में कैसे जाएंगे, हम कैसे देखेंगे कौन सी फैमिली को नीड है। हम इतने सारे लोग इफेक्ट हुए, इतने सारे डेली वेजर्स, 70% पाकिस्तान के अवाम डेली वेज पे काम कर रही है। हम 70% अवाम को कैसे टारगेट करेंगे, हम कैसे देखेंगे कौन सी फैमिलीज इफेक्ट हुई हैं। उस वक्त आई थॉट दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। फिर आई वाज लाइक यार ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे अंदर ये फीलिंग आई थी कि मैंने ये क्यों राशन ड्राइव स्टार्ट की, ये तो मुझसे नहीं होगी, तो किसी और दूसरी एनजीओ को अपनी डोनेशन दे दें। मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे देखूंगी एक एक फैमिली को। और बिल्कुल इंटीरियर वाले और निगलेक्टेड एरियाज में बलूचिस्तान में जो हमने की, वहां पर जाने के रास्ते भी नहीं थे, और जी। मुझे पता है तरह की फैमिलीज इफेक्ट हुई होंगी। आई वाज लाइक ये तो नहीं हो पाएगा, मैंने क्यों वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट स्मूथली। एट फर्स्ट मुझे एक वो वाली फीलिंग आई थी कि नहीं हो पाएगा, बट इट हैपेंड। अच्छा और सानिया, बहुत हाउ हैज बीन द फीडबैक इफ आई टॉक अबाउट दिस, लोगों का फीडबैक कैसा रहा है आपकी तरफ, मतलब हैव यू, कहते हैं ना कि हमारी नेशन जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है व्हेन इट कम्स टू चैरिटी, व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग द अदर, सो हाउ हैव यू फाउंड दैट सो फार, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट? द बेस्ट फीलिंग है जब हम लोग को जो लोग मुझे जानते भी, मतलब कुछ तो होते हैं ना, फैमिली फ्रेंड्स टीचर्स, ये सब अप्रिशिएट करते हैं। जब कोई बाहर वाला आउट ऑफ नोवेयर मुझे पर्सनल मैसेज करे या हमें ख्वाब किशोर पे मैसेज करे, एक अप्रिसिएशन मैसेज करे और मेरे काम को अप्रिशिएट करो,
तब फिर मुझे होता है कि यस आई हैव अचीव समथिंग। अगर कोई एक ऐसा इंसान जो मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है उसने ख्वाब किस्टों में मेरा काम देखा और फिर मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने ऐसा कुछ किया है कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। और एट फर्स्ट जब मैंने ख्वाब किस्टो स्टार्ट की थी देयर वर पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में रहते हैं, इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। लोगों को लगता है कि लड़की इतना आगे नहीं जा पाएगी, लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ये तो मर्दों का काम है सोशल वर्क, ये लड़की कैसे करेगी, कैसे फैमिलीज को देखेगी, कौन इफेक्ट है, कैसे लोगों को हेल्प करेगी, तो Yeah, छोटे it लेवल would prefer. पीपल वर लाइक दैट। अब फिर जब उन्होंने ख्वाब किशोर का काम देखा है और वो लोग मुझे शुरू में तो वो लोग मुझे मुंह पे कहते थे कि यू कैन डू इट, दिस इज नॉट योर थिंग, दिस इज नॉट योर फील्ड, लेकिन Right. अब वो लोग फिर आके खुद अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मैसेज भेजते हैं, मुझे कॉल करते हैं। तो उस वक्त मुझे होता है कि यस आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ कि आई कैन डू दिस, और दुनिया में कोई भी लड़की हो वो कर सकती है। ये नहीं हम सोच सकते कि ये तो मेन डोमिनेंट सोसाइटी, हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। जब हमारी नीयत साफ होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमें सपोर्ट करते हैं। सो लोगों का फीडबैक अब अच्छा होना शुरू हुआ है क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा है। Right. Sanya, what message would you like to give to all of the students who are watching you, to all of your friends who are watching you, या to the girls who are your age, या वो तमाम लोग जो कुछ एडिशन करना चाहते हैं, जो अपनी तरफ से कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर. So what message would you like to give to the people out there who are listening to you right now or watching you? कुछ लोग सोशल वर्क इसलिए नहीं करते बिकॉज दे थिंक दैट इट्स very tough and like it's very time consuming, but what I would say लोग इसलिए नहीं करते कि लोग आगे से बहुत प्रॉब्लम्स करेंगे, कैसे अंदर के एरियाज में जाएंगे and all that. I guess the message I would give is that एक बार जब हम आ जाते हैं ना तो चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं, लोग होते हैं सपोर्ट करने के लिए, दूसरी एनजीओज होती हैं जो आके खुद रीच आउट करते हैं कि आ जाए हम साथ मिलकर काम करते हैं, और हम खुद लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये काम करना है या थोड़ा सा हमें टफ लग रहा है, क्या आप प्लीज़ हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप प्लीज़ हमें गाइड कर सकते हैं। सो कुछ लोग इसलिए नहीं आते, उनको लगता है बहुत टफ होगा, लेकिन इट्स नॉट दैट टफ, लोग होते हैं सपोर्ट करने के लिए, हमारी नीयत साफ होती है। सो और उसके अलावा कुछ लोग इसलिए नहीं आते, उनको लगता है कि जो हमारी यूथ होती है दे थिंक के ये लाइक हमारी जो एज है वो मजे करने की एज है, हम अपने मजे करने वाली एज में ये क्यों करें। सो व्हाट आई वुड से कि हमारा जो हमारी जिंदगी में इस तरह नहीं होता कि बिल्कुल मजे खत्म हो गए, अब हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते, किसी और चीज का टाइम नहीं मिलता, लाइक दैट। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत इंजॉयमेंट की है, ख्वाब किश्वर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी में इंजॉयमेंट हो जाती है, उसके अलावा अलग से भी हमें इतना टाइम मिलता है कि वी कैन एंजॉय एवरीथिंग। So it's not like that कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, आपको पूरा टाइम ले लेगा या something like that. But so I guess that's what I would say. उसके अलावा जो usually लोग मुझे contact करते हैं appreciate करने के लिए, they're like यार तुम तो इस एज में कर रही हो, इस एज में तो बच्चे पिज्जा और बर्गर खाते हैं, तो मैं भी पिज्जा और बर्गर खाती हूँ, like it's not like that मैं कि मैं नहीं खाती, लेकिन आई वुडंट टॉन्ट हमारी यूथ को कि तुम लोग तो पिज्जा और बर्गर खा रहे हो और मैं तो सोशल वर्क कर रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। आप सोशल वर्क भी करें, साथ में अपना पिज्जा और बर्गर भी खा लें, लाइक Very दोनों। important to create that balance in your life. You know, you can do whatever you want to do if you have balance in your life. Right. तो इतना मुश्किल नहीं होता बैलेंस करने का। सोशल वर्क को आप उसका अपना टाइम दें, अपनी पर्सनल लाइफ को उसका अपना टाइम दें, तो आप सोशल वर्क की फील्ड को इसलिए निगलेक्ट नहीं करेंगे, उसमें आने से इसलिए नहीं डरें कि हमें तो और किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलेगा, आपको हर चीज़ का टाइम मिल जाएगा। Right. Sanya, thank you so much. I think it's been a pleasure talking to you. और आपने वक्त निकाला, हमसे बात की और अपनी इतनी ज़्यादा, मतलब देखिए हमें पता नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि कौन क्या कर रहा है। तभी मैंने शुरू में अपनी बात में ये बात कही थी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द अदर साइड ऑफ आवर कंट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो अदर फेसेस जो हमारी ज़िंदगियों में हमें पता भी नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है। तो हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को भी देखें और ऐसे कामों को भी देखें और अप्रिशिएट करें दिस काइंड ऑफ थिंकिंग को, कि इफ समबडी इज मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिफरेंस तो वो बहुत बड़ी बात होती है। सो आई रियली विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड बहुत ज़्यादा दुआएं ऑन बिहाफ ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी, वी रियली अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू सो वी रियली वुड लाइक यू कि आप ऐसे ही दिल लगा के काम करें, ऐसे ही अपने जो आपका एक मकसद है एंड मेन ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव, इट डेफिनेटली शुड बी अचीव्ड। और थैंक यू सो मच। और मैं लोगों से भी यही कहूँगा जो सुन रहे हैं, देखिए हम सबको जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अपनी बहुत ज़्यादा परवाह है और होनी भी चाहिए। यू नो, वी शुड बी
कंसर्न अबाउट दिस। लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपनी ज़ात से, यानी कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़ात से सामने वाले को अगर कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर पहुंचाएं, और अगर कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो इसमें कोई बात नहीं है मुज़ायके की, लेकिन फिर ये कि नुकसान भी ना पहुंचाएं। वी डोंट हैव टू डू दैट। एटलीस्ट हम ये कर लें कि अगर हम फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो हम नुकसान भी ना पहुंचाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और नुकसान की जब बात हो रही है तो नुकसान दो तरीके का होता है, एक फाइनेंशियल नुकसान होता है, एक इमोशनल नुकसान होता है। तो कोशिश सबसे ज़्यादा ये करें कि इमोशनल नुकसान तो कतई ना पहुंचाएं, क्योंकि इमोशनल नुकसान जो होता है ना वो बड़ा तकलीफ दे होता है, विच मीन्स कि आप अपनी ज़बान से, अपनी बात से, अपने जुमले से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाएं, ये कोशिश करनी चाहिए। दिस इज़ माई मैसेज एंड आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। और इसको जी अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी और हसीन हो जाएगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग भी हमारे साथ रहे। सानिया, आपका बहुत शुक्रिया एक बार। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।